Good morning, students. Today, next topic is condition for constructive and destructive interference. हमने कंडीशन को फाइंड आउट करना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। अब मान के चलते हैं, लेट द वेव्स फ्रॉम टू कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बी रिप्रेजेंटेड एज। फर्स्ट वेव हम मान लो आपकी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से हम टू डिफरेंट कोरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट and from first coherent source light waves of instantaneous amplitude y1 is equal to a sin omega 2, a sin omega t वेव निकलती है। सेकंड कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट वेव जो निकलती है उसका जो एम्पलीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वो y2 या डिस्टर्बेंस कह सकते हैं हम, y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस फाइव। ए बी क्या है आपके एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, पहली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, सेकंड का है जो वो बी है। और फाइव इज ए कांस्टेंट फेज एंगल बाय विच सेकंड वेव लीड द फर्स्ट, यानी कि जो सेकंड वेव लीड करती है ना फर्स्ट वेव से आगे जो लीड करती है, ये कहता है कि फाइव द कांस्टेंट फेज एंगल बाय विच सेकंड वेव लीड्स द फर्स्ट। तो सेकंड वेव फर्स्ट वेव से आगे चलती है, लीड करती है, ठीक है, वो आपका फाइव है। यानी कि जो सेकंड वेव है वो कितने फेज एंगल से आगे चली हुई है, वो फाइव के फेज एंगल से आगे चली हुई है। अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। तो y1 की वैल्यू एज इट इज पुट की, y2 की यहाँ पे b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोलते हैं बेटा, साइन ए प्लस बी का यहाँ पे इसको ऐसे ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बी मल्टीप्लाई साथ में ही है। अब यहाँ से साइन ओमेगा टी इसमें है और साइन ओमेगा टी इसमें कॉमन ले लिया जाता है, इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन, ए प्लस बी कोस फाइव हो जाएगा प्लस कोस ओमेगा टी बी साइन फाइव हो जाएगा। अब हम पुट करते हैं, देखो ये साइन ओमेगा टी है, यहाँ कोस ओमेगा टी है। यहाँ पे अगर हम कोस की टर्म लेके आ जाएं और यहाँ पे हम साइन की टर्म लेके आ जाएं तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फार्मूला बन सकता है। अगर हम क्या करते हैं, ए प्लस बी कोस फाइव को हम आर कोस थीटा मान लें और बी साइन फाइव को आर साइन थीटा मान लें, तो यहाँ पुट करते हैं तो वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी आर कोस थीटा हो जाएगा और यहाँ कोस ओमेगा टी आर साइन थीटा हो जाएगा। आर कॉमन लेते हैं, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस में कोस ओमेगा टी साइन थीटा। अब यहाँ पे वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा। Thus the resultant amplitude is of harmonic wave of amplitude r, और जो इन दोनों वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या है, r है आपका, क्या है r। अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे हम a प्लस बी कोस फाइव और b साइन फाइव इक्वल टू आर कोस थीटा आर साइन थीटा, इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट से मिलेगा a प्लस बी कोस फाइव का होल स्क्वायर प्लस b साइन फाइव का स्क्वायर, तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए बी कोस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे बेटे, यहाँ से इसमें से और इसमें से, तो यहाँ पे सब कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बचेगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे टू ए बी कोस फाइव और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है आपका। तो यहाँ से आर की वैल्यू लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस फाइव। एट द इंटेंसिटी डायरेक्टली पॉइंट टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, जो इंटेंसिटी होती है वो आई, वो क्या होती है, डायरेक्टली पॉइंट टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब हम आई वन की जो इंटेंसिटी है वो क्या, के ए स्क्वायर, यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट यूज करते हैं हम, के ए स्क्वायर। आई टू करते हैं तो के बी स्क्वायर, तो आई आर करते हैं तो के आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस फाइव, तो आई आर की वैल्यू क्या, आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन आई टू अंडर द रूट कोस फाइव हो जाएगा। क्लियर है, क्यों हो जाएगा ऐसा, जैसे आपको आर स्क्वायर की बात आती है, आर स्क्वायर नहीं है आपका, जैसे आर स्क्वायर को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस फाइव। अब आर स्क्वायर को तो हम क्या लिखेंगे, आई आर लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, आई वन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी तो के आएगा ना आपका, के आर स्क्वायर है, के आर स्क्वायर को आई आर पुट करोगे ना, यहाँ से के आर स्क्वायर को आई आर पुट करोगे ना, तो के कॉमन कैंसिल हो जाएगा, आई वन प्लस में आई टू प्लस में टू आई वन आई टू रूट कॉस ऑफ फाइव। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कब होगी, कोस फाइव की वैल्यू मैक्सिमम यानी प्लस वन होगी, जब फाइव की वैल्यू जीरो टू पाई फोर पाई होगा।
यानी कि हम लिख सकते हैं कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर एन। कोस एन पाई इज इक्वल टू -1 की पावर एन, यानी कि +1 कब होगा? +1 जब होगा यहाँ पे एन की वैल्यू E1 होगी। और ओड -1 कब होगा? जब एन की वैल्यू E1 होगी, ओड होगी। और +1 को होगा जब एन की वैल्यू E1 होगी। तो फाई की वैल्यू 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई। अब हम करते हैं जो x है वो पाथ डिफरेंस मान लेते हैं टू वेव के बीच में। जब वो P पॉइंट पहुंचती हैं तो फेज डिफरेंस क्या होगा? x इज इक्वल टू λ/2π×5। ये आया कैसे? अब हम बात कर, देखिए अगर पाथ डिफरेंस क्या हो, पाथ डिफरेंस आपका लेमडा का पाथ डिफरेंस क्या है? लेमडा है पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना? 2π। अब इसको उल्टा लेते हैं, मान लो 2π का फेज डिफरेंस हो तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? लेमडा हो जाए। यानी कि एक वेवलेंथ के लिए जो फेज डिफरेंस 2π का, तो पाथ डिफरेंस लेमडा, तो एक के लिए ये जो λ/2π। और x अगर फेज डिफरेंस फाई है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा λ/2π×फाई। ठीक है। अब यहाँ पे x है, x पाथ डिफरेंस x है, λ/2π×फाई, फाई की वैल्यू पुट करें 2n पाई। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई है, एन लैम्डा होगा। यानी कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए वेवलेंथ। तो इसी को लैंग्वेज में लिखना है। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ए पॉइंट इज दैट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग द पॉइंट शुड बी जीरो। या तो पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π होना चाहिए। ठीक है। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग द पॉइंट शुड बी जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। ठीक है, फुल वेवलेंथ। और या फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस क्या है? E1 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E1 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, या हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π। यहां से भी कैसे, दोनों तरीके से हमने लैंग्वेज में लिखना होता है। ठीक है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो इंटेंसिटी वो मिनिमम होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम कब होगी? जो कोस फाई की वैल्यू मिनिमम होगी, -1 होगी। तो फाई की वैल्यू पाई, 3π, 5π, 7π, यानी कि ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ओड इंटीग्रल होने चाहिए। और जो पाथ डिफरेंस है वो x इज इक्वल टू λ/2π फाई, फाई की वैल्यू पुट करते 2n-1 पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो λ/2 हो जाएगा, 2n-1 λ/2। तो कौन पाथ डिफरेंस क्या है? ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ होना चाहिए, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ होना चाहिए पाथ डिफरेंस। ये कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। बेटा आपने ये रिलेशन क्या था? R इज इक्वल टू A² + B² + 2AB cos फाई। ठीक है, अंडर द रूट किया था ना। अब अगर कोस फाई की वैल्यू अगर 1 हो जाए, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू A² + B² + 2AB 1 लिखेंगे अंडर द रूट। तो ये A² + B² + 2AB क्या होगा? A + B का होल स्क्वायर अंडर द रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो तो A + B आएगा। यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स विच वुड बी मैक्सिमम, R मैक्सिमम हो जाएगा। और आई मैक्सिमम निकालते हैं, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि आई मैक्सिमम डायरेक्टली क्या होगा? R² मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम किसके बराबर होगा? डायरेक्टली होगा A + B का होल स्क्वायर। और आई मैक्सिमम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के यूज कर लेते हैं, के A + B का होल स्क्वायर, के बाहर है आपका। डिस्ट्रक्टिव के लिए बेटा कोस फाई की वैल्यू -1 होगा, -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? A - B का होल स्क्वायर अंडर द रूट बनेगा, रूट से रूट के A - B, यानी कि डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स विच वुड बी मिनिमम। यानी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या इसके बराबर होगा? डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स विच वुड बी मिनिमम। यानी कि R मिनिमम हो जाएगा A - B, और I मिनिमम होगा तो डायरेक्टली R मिनिमम स्क्वायर होगा, I मिनिमम डायरेक्टली R स्क्वायर मिनिमम। तो I मिनिमम डायरेक्टली A - B का होल स्क्वायर, और I मिनिमम जो के A - B का स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, I मैक्सिमम बाई I मिनिमम जाते हैं, A + B का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A - B का होल स्क्वायर। अगर आपका B A के बराबर हो जाए तो R मैक्सिमम किसके बराबर होगा? 2A के बराबर नहीं होगा। जब B A के बराबर होगा, नहीं B + B 2B नहीं हो जाएगा। ठीक है, या हम B = A 2A भी हो जाएगा। तो R मैक्सिमम तो 2A होगा, और R मिनिमम क्या होगा? A - B = A - यानी 0 हो जाएगा। तो I मिनिमम क्या होगा वहां पे? I मिनिमम क्या होगा? 0। I मिनिमम क्या होगा? 0 होगा। और I मैक्सिमम क्या होगा? 2A होगा। तो इसका मतलब डार्क फ्रिंजेस विल बी परफेक्टली डार्क, जो डार्क फ्रिंजेस होगी वो परफेक्टली डार्क होगी।
एंड देयर इज गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, कॉन्ट्रास्ट होगा, कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक डिफरेंस, एक अच्छा डिफरेंस मिलेगा हमें ब्राइट और डार्क बैंड को देखने में, एक अच्छा डिफरेंस मिलेगा भाई, हाँ ब्राइट ब्राइट और डार्क है डार्क है आपका। तो इस हमने ये भी प्रूव किया था, आई आर इजल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन आई टू अंडर द रूट और कोस फाइव, ये भी हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो ये फार्मूले याद करने बेटा, न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करेंगे तो ये यूज होंगे आपके, जैसे आई मैक्सिमम आई मिनिमम का फार्मूला है, आर मिनिमम का फार्मूला, आर मैक्सिमम का फार्मूला है। ठीक है, क्लियर है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फार्मूला है। नेक्स्ट आपका देखिए, इफ W1 W2 दी विड्थ ऑफ द टू, दो स्लिट यूज की थे जंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर उनकी विड्थ W1 W2 है, ठीक है, फ्रॉम विच इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1 I2 इनेमेट, इनेमेट का मतलब है निकलती, वहां से इंटेंसिटी I1 और I2 निकलती है उस स्लिट से, तो जो रिलेशन बनेगा W1 बाई W2 टू I1 बाई I2 इक्वल टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब जी ये क्वेश्चन देखिए आपका, लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, और उसमें जो इंटेंसिटी निकलती है उसका जो रेशो है वो 81:1 है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो I1 बाई I2 इजिकल टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर इजिकल टू 81/1 है, दे रखा बेटा, ये देखिए इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से A स्क्वायर बाई B स्क्वायर 81/1 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो A बाई B की वैल्यू 9/1 हो जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो 9B के बराबर होता है। तो इन इंटरफेरेंस पैटर्न में जो आई मैक्सिम बाई आई मिनिमम का रेशो निकालना है, देखो आई मैक्सिम और आई मिनिमम का रेशो निकालना, आई मैक्सिम किसके बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, आई मिनिमम ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए की जगह 9B पुट कर दिया, कर दिया, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर, यहाँ पे 64 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यानी कि 100/64, तो ठीक है, इसको सोल्व कर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं भाई विड्थ ऑफ रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट बताना है, तो आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम है आपका, ठीक है, ये कितना है 25/16, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं विड्थ का रेशियो बताना है, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम लोग क्या 81/1 ही रह जाएगा ना, तो W1/W2 इजिकल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, वो कितना 81/81 रेशियो 1 ही रहेगा आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका, लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग इंटेंसिटी दे दिया, दो डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स हैं, उनसे जो लाइट आती है उनकी जो इंटेंसिटी, एक की I1 है दूसरे की I2 है, क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट विद ए फेज डिफरेंस, एक पॉइंट को क्रॉस करते हैं, इनमें फेज एंगल कितना आपका 60 डिग्री है, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है आपने, I1 I है, I2 2I है, फाइव 60 डिग्री है। ठीक है, अब डायरेक्ट फार्मूला कर सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, आई आर इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 अंडर द रूट कोस फाइव, तो I1 की वैल्यू आई है, I2 की वैल्यू 2I है, 2 एज इट इज है, यहाँ पे I इंटू 2I, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/√2, और यहाँ पे 3I हो जाएगा, ये I, ठीक है, कोस 60 वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या √2I बचेगा, I कॉमन ले लिया हमने, 3 प्लस √2 बचेगा, और इसको सोल्व करते इतनी 4.414 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन, इंटरफेरेंस जो ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने प्रूव करना है। अब हम बात करें, पहली बात करते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जब इंटरफेयर हो जाता है दो लाइट वेव्स का किसी पॉइंट पे स्क्रीन के ऊपर, तो आई मैक्सिमम किसके बराबर होता है, के ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, आई मिनिमम होता है के इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो एवरेज जो इंटेंसिटी देखते हैं, एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी, आई एवरेज आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाई 2, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू पुट की, आई मिनिमम की वैल्यू पुट की, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पे 2 के आ जाएगा बार, ठीक है ना, तो इसको सोल्व करते हैं, या 2 से 2 के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कब है जब इंटरफेरेंस होता है, और दी एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अगर इंटरफेरेंस ना हो तो उस केस में क्या होगा, दो कोहेरेंट सोर्स हैं, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसकी क्या होती है, I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू के ए स्क्वायर है, I2 की वैल्यू के बी स्क्वायर है, तो के कॉमन आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, ये एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इन इंटरफेरेंस पैटर्न, इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर गया। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे एनर्जी, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो पॉइंट्स है वहां से एनर्जी ट्रांसफर कहाँ हो जाती है, एट द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ना तो एनर्जी इसमें क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कहाँ से ली जाएगी, पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे चली जाएगी।
इंटेंसिव लाइट इज सिंपली बिंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड, दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एनर्जी का, दैट एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीजन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू द रीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नो एनर्जी इज बीइंग क्रिएटेड or destroyed in the process. Thus principle of energy conservation is being obeyed in the process of interference of light. तो ये आपने याद रखना है, पहले इंटरफेरेंस का केस ले लीजिए, फिर विदाउट इंटरफेरेंस का केस ले लीजिए, दोनों में एनर्जी होगी, जो टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, सेम होगी। तो इंटरफेरेंस ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ तक आपने बेटा इसको पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, स्कूल में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।